Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial और साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल को भी। और ये ज़रूर हमें बताइएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों ही एडिटोरियल को आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जाए और चीज़ों को बताया जाए। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप दोनों एडिटोरियल एक साथ चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें उस चीज़ के बारे में कमेंट करिएगा और मैं ट्राई करूँगा कि दोनों ही एडिटोरियल को दिन में एटलीस्ट 6 बजे या 7 बजे के अंदर अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए सुबह कई बार नहीं मिल पाएगा तो उस चीज़ को आप ज़्यादा टेंस में नहीं रखेंगे। मैं कोशिश करूँगा पूरे दिन में कभी न कभी इस वीडियो को आप तक पहुँचाने की। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज के द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल को। बीच में मैं आपको बता दूं कि वीडियोस नहीं बनाए थे, उसका सिंपल सा कारण था, मैं बीच में ठीक भी नहीं था और कुछ और भी रीजंस थे। सो आई होप कि आप वो सारी प्रॉब्लम समझेंगे। और चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ आज के दोनों ही एडिटोरियल में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। आइए सबसे पहले द हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ें आप नोट करते चलिएगा जो भी आपको लगे कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा गाइस, क्योंकि दोनों ही एडिटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ते जाऊँगा, जहाँ मुझे लगेगा एक्सप्लेन करने की वहाँ मैं आपको बताते चलूँगा। सो समझते हैं। कहा जा रहा है व्यग्रता से उठाए गए कदम। व्यग्रता का मतलब जल्दबाजी से या फिर कह सकते हैं कि एकदम एग्रेसिव होके उठाया जाने वाला जो कदम है उसके बारे में बात करी जा रही है। अच्छा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आइए उसकी बात करते हैं। बात यह है कि म्यांमार की जनता अपने दमन के माध्यम से प्रतिरोध के लिए शहीदों को ही पैदा कर रही है। आइए बात करते हैं क्या है पूरी न्यूज और समझने की ट्राई करते हैं क्या यहाँ पे एडिटोरियल में ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय अपीलों को धाता बताते हुए 4 राजनीतिक बंदियों को मौत के घाट उतारते हुए म्यांमार की सरकार ने विदेशों में अपने आलोचकों और घरेलू प्रतिरोध दोनों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी किसी भी राजनीतिक समाधान की कोई योजना नहीं है। सेना, जिसमें फरवरी 2021 में तख्ता पलट के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लिया, आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को बेदखल कर दिया गया, तब से दमनकारी उपाय किए गए हैं। और आगे की चीजें देखते हैं दोस्तों। आगे यह भी कहा गया कि इसने लगभग 14,000 राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 1,000 से अधिक अभी भी जेल में हैं और 2,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और हजारों घर जला दिए गए, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सुश्री सूची को गुप्त मुकदमों में आधा दर्जन फर्जीवाड़े के आरोपों में दोषी ठहराया गया और 1 लाख साल जेल की सजा भी सुनाई गई। सेना ने उन पर कई अन्य आरोप लगाए हैं जो जनरलों की कंगारू अदालतों के दोष सिद्ध के साथ उन्हें जीवन में प्रभावी रूप से जेल में रख सकते हैं। लेकिन इन दमनकारी उपायों के बावजूद जनता व्यवस्था की एक झलक भी स्थापित करने में कामयाब नहीं हुई है, जबकि अतीत में ऐसा नहीं हुआ था। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने सैन्य शासकों के खिलाफ विरोध के अहिंसक तरीकों का पालन किया है, क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे हम अहिंसा का जहाँ से ज़्यादा हो सकेगा हम उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और वही कारण है यहाँ पे अहिंसक होने का। लेकिन अब उन्होंने एक हिंसक भूमिगत आंदोलन का निर्माण किया है, यानी यहाँ पे हिंसा करी जा रही है और देश के जातीय विद्रोहों के साथ हाथ मिला लिया है। और देखते हैं जस्ट अ मिनट। ओके, जो दशकों से जुटा से लड़ रहे हैं, इससे सेना के लिए महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है, जो अधिक घात और स्नाइपर हमलों को देख रही है। राजनीतिक बंदियों को फांसी, उनमें से एक पूर्व विधायक, एक ऐसी सरकार द्वारा हताशा का कार्य है जिसे तेजी से घेरा जा रहा है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। कहा जा रहा है कि जब सुश्री सूची सरकार चला रही थी तब म्यांमार में स्थिरता और आर्थिक विकास का दुर्लभ दौर देखा गया था। सेना ने अर्ध लोकतंत्र के एक प्रयोग के लिए सहमति व्यक्त की थी जब उसे यथास्थिति को अस्थिर पाया गया, लेकिन यह प्रयोग केवल 10 वर्षों तक चला, क्योंकि सुश्री सू की बढ़ती लोकप्रियता से सेना को खतरा होता गया। तख्ता पलट का मंचन करके इसने न केवल लोकतांत्रिक प्रयोग को समाप्त किया, बल्कि सत्ता पर सेना की पकड़ के लिए संभावित खतरों को दूर करने की भी मांग की है।
इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। जनरलों ने भले ही सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब एक अलग म्यांमार की अध्यक्षता करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था एक मुक्त गिरावट में है। इसने पिछले साल 18% का अनुबंध किया और इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद 2019 की तुलना में 13% कम रहने की उम्मीद है। ये पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा कि विश्व बैंक के अनुसार क्या यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया गया है। चलिए आगे समझते हैं। आगे कहा जा रहा है शासन को ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र प्रतिरोध और शहरों में नागरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय एकता सरकार प्रतिरोध द्वारा गठित वैकल्पिक प्रशासन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अभाव में जुंटा ने विद्रोहियों के हाथों आधा देश खो दिया है और राजनीतिक बंदियों की फांसी के साथ मानव स्वतंत्रता और गरिमा के सबसे लगातार दुश्मनों में से एक तातमांडो ने जनता के बीच भय पैदा करने और उनकी आत्मा को कुचलने की भी मांग की है। और फाइनली लास्ट में ये भी कहा जा रहा है कि लेकिन ऐसा करने की कोशिश में इसने प्रतिरोध के लिए 4 शहीदों को पैदा किया है और इसकी रणनीति न तो सत्ता के भूखे जनरलों की मदद कर रही है और ना ही म्यांमार के लोगों की। अच्छा, तो यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये म्यांमार में एक प्रकार से पॉलिटिकल क्राइसिस है, जहाँ पे सरकार नई बनने के कारण इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जा रही है। कुछ यहाँ पे डाटा हमारे IMF क्या बोल सकते हैं, विश्व बैंक के अनुसार दिया गया है, तो उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें और बातें करी गई हैं उनको आप भी 1-2 बार देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके एक बार अभी पढ़ने की ट्राई करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये पार्टिकुलर जो एडिटोरियल है वो क्या कह रहा। चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब चलते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को समझने की। मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम में अगर आपको एक बार कंटेंट पढ़ के भी बता दिया जाए तो आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी रहती है कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप तो सिर्फ पढ़ देते हैं, तो वैसे हमें भी PDF दे दीजिए। जी बिल्कुल, भी आपका कहना उचित है, लेकिन यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज को जो दोनों एडिटोरियल है उसको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर और आपके साथ प्रोवाइड करना ये छोटा चैलेंज नहीं है, तो इस बात को प्लीज़ समझें। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रखूँ। चलिए समझते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, हाँ देख सकते हैं आप लोग, बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की। तो देखिए, पुस्तक फेंकना, कुछ ऐसा टाइटल दिया गया है। आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि 23 विपक्षी सांसदों को उनकी आवाज़ से वंचित करना अनुशासन नहीं है, यह अनुपातहीन है और एक निराशाजनक संकेत है। आइए जानते हैं किस रेफरेंस में ये बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा के 4 विपक्षी सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किए जाने के एक दिन बाद विपक्ष के इन 3 राज्यसभा सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह लोकसभा अध्यक्ष और उच्च सदन के उपसभापति द्वारा बहुत हो गया दृढ़ता का प्रदर्शन नहीं था। इसे सदन की गरिमा को बनाए रखने, अनियंत्रित व्यवहार, कदाचार और पूरी तरह से अवहेलना को सदन अध्यक्ष के अधिकार को दंडित करने के लिए की गई कार्यवाही के रूप में पारित नहीं किया जा सकता। निर्णय जो प्रभावी रूप से 23 विपक्षी सांसदों को वंचित करता है, संसद में 1 सप्ताह और पूरे सत्र के लिए एक आवाज़ सबसे पहले टाला जाना चाहिए। यदि इसे लिया जाना चाहिए तो बार को वास्तव में बहुत ऊंचा सेट किया जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में किसी भी सदन में जो कुछ भी हुआ है, इसे अनुशासनवाद के इस चरम रूप के योग्य नहीं कहा जा सकता। निलंबन अराजनीतिक संदर्भ में आते हैं जो उन्हें और भी अधिक झकझोरने वाला है, अनुपातहीन बनाता है। समय बीतने के साथ समान रूप से संस्थानों को प्रभावित करने वाली चमक की एक लुप्त होती है। बढ़ती निंदक, यस आगे देख सकते हैं, बढ़ती निंदक समान रूप से संस्थानों को प्रभावित करने वाली चमक की एक लुप्त बढ़ती निंदक और लोक लुभावनवाद के दबाव से पहले से ही संसद को एक मजबूत कार्यपालिका के समय में पुनर्जीवन की विशेष रूप से आवश्यकता है, जो विधायिका के प्रति कम जवाबदेह महसूस करती है। जब विपक्ष के लिए सवाल पूछने, आवश्यक वस्तुओं पर GST सहित कई मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए जगह कम हो रही है,
तो मुद्दे जिन पर विपक्ष पिछले एक बहस के लिए दबाव डाल रहा है। कुछ दिन सांसदों का यह बड़े पैमाने पर निलंबन वाद विवाद को कम करने पर विशेष रूप से निराशाजनक संकेत भेजता है। बड़ी संख्या वाली पार्टी अपने कानूनों को संसद में पारित कराने में सक्षम है, लेकिन यह संसदीय लोकतंत्र की एक कमजोर धारणा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बड़ी संख्या वाली पार्टी है वो कानूनों को संसद में पारित करने में सक्षम रहती है, लेकिन यह संसदीय लोकतंत्र की एक कमजोर धारणा है जो खुद को केवल एक रूप में परिभाषित करती है जहां सत्तारूढ़ पक्ष के पास कानून या रास्ता होता है। संसद को विचार विमर्श के लिए सर्वोच्च मंच के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह सभी जनप्रतिनिधियों और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के विचार के लिए जगह और सम्मान प्रदान करती है, न कि केवल कुछ चुने हुए लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि जो वहाँ पे बैठे हुए या मेजॉरिटी में जो पार्टी होती है वो अपना हित ना देखे बल्कि उन लोगों के हित को देखें जिनकी वजह से वो वहाँ पे हैं। आगे चलते हैं और आगे समझने की ट्राई करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि बेशक सदन के नियम, लेकिन उनका उपयोग अक्षरशः भावना से बहस को और अधिक सहभागी बनाने के लिए किया जाना चाहिए, कम नहीं है। उदाहरण के लिए यदि नारेबाजी या तथ्य धारणा करने वाले सांसदों द्वारा वाद विवाद को व्यवधान के रूप में देखा जाता है तो यह पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी या चुनौती की है यह कि कुल्हाड़ी लिए बिना ध्रुवीकरण में व्यवस्था को बहाल करने के तरीके खोजें। बार और इसकी बहुत संभावनाओं के लिए यह तर्क दिया जा सकता है कि लोकसभा में भाजपा के भारी बहुमत और राज्यसभा में भी विपक्ष के डगमगाते पैर जमाने के राजनीतिक माहौल में, और यह देखते हुए कि भाजपा एक विजेता सभी दृष्टिकोण से जाती है और अक्सर संचित रूप देती है। वाद विवाद की परंपराओं के अनुसार सदन को स्वतंत्र और अधिक समावेशी बनाने के लिए संसद के नियम को पढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए उन लोगों के लिए अधिक आवाज़ की आवश्यकता है जिनके पास अपनी आवाज़ को बढ़ाने के लिए चुनावी संख्या नहीं है। 23-25 सांसदों को निलंबित करने में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने भले ही नियम पुस्तिका का हवाला दिया हो, लेकिन यह एक आह्वान है जो जानबूझकर लोकतंत्र को तोड़ता है। उन्हें पुनर्विचार करने और रद्द करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा 23-25 संसद के बारे में। तो ये एक्चुअली आज का हिंदू का एडिटोरियल था, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था, और मैंने यहाँ पे एक बार रीड करके और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एक बार पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद आप इसे खुद से पढ़ने की ट्राई करेंगे, और एक बार आप खुद से जब ट्राई कर लेंगे पढ़ने के बाद तो आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर मेरी बताने से आपको समझ में आ गया हो तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं द हिंदू का भी एडिटोरियल है, तो इसको भी आप पॉज करके पढ़ लें। मैं यहाँ पे कुछ टाइम आपको दे देता हूँ। और इसको पढ़ने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों उनको ज़रूर आप अलग से लिख लें। ये हमें ज़रूर बताइएगा कि दोनों ही एडिटोरियल को लाना एक अच्छा डिसीजन है या नहीं। इसके बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक ही स्थान पे दोनों ही एडिटोरियल अगर मिल जाएंगे दोनों ही न्यूज़पेपर के, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए या फिर एस्पिरेंट के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही उनके लिए यूज़फुल रह जाएगा। तो हमें ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि आप इसको चाहते हैं या नहीं चाहते। मुझे तो लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो उनको हिंदी वर्जन में चीज़ें उपलब्ध कराना एक चैलेंज तो है, लेकिन मैं आपके लिए ट्राई करूँगा कि आपको बेटर से बेटर चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।